Yeah, so hi everyone, welcome to Mapec YouTube channel. आई होप आप लोगों की पढ़ाई काफी अच्छी चल रही होगी, आप लोग काफी डेडिकेशन के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आप सभी को पता ही है, वी आर डिस्कसिंग लास्ट 10 year previous year papers of JMI CLAD, and today in this video we are going to discuss about the previous year paper of JMI BLLB 2020। तो आज के इस पेपर में हम 2020 जामिया BLLB के जितने भी क्वेश्चंस थे उसे एनालाइज करेंगे, साथ साथ उससे रिलेटेड जो भी जीएस के क्वेश्चंस बन सकते हैं और क्या ट्रेंड थी अलग अलग क्वेश्चंस की, अलग अलग सेक्शंस की, उसे हम डिस्कस करेंगे। और साथ में ही हम जो करंट अफेयर्स आए थे उससे रिलेटेड क्या करंट अफेयर्स आने की प्रोबेबिलिटी है उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। सो विदाउट फर्दर एडू हम स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। आई होप आप सभी इसे अच्छे से देखेंगे। सो अगर हम बात करें 2022 के पेपर की, तो अराउंड ये टोटल इस 2020 के पेपर की एनालिसिस है। सो आप ये देख सकते हैं कि जनरल नॉलेज से करीब 58 क्वेश्चंस आए हुए थे, ऑलमोस्ट 58, और जो कि सबसे बड़ा पोर्शन था 58 क्वेश्चंस। करंट अफेयर्स से 32 क्वेश्चंस, मैथ्स एंड रीजनिंग से 10 क्वेश्चंस, लीगल एप्टीट्यूड से 29 क्वेश्चंस, इंग्लिश से 21 क्वेश्चन। सो बेसिकली ये काफी ब्रॉड मींस जनरल नॉलेज आप देख सकते हैं 58 क्वेश्चन। आप ये एरिया देखिए, 58 क्वेश्चंस जनरल नॉलेज की थी। तो इसे आप देख सकते हैं कि कैसे धीरे धीरे जामिया ने अपना ट्रेंड चेंज किया। दे स्टार्टेड फोकसिंग मोर ऑन जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। तो अब पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा है इंग्लिश की ये क्वेश्चन है, और सबसे जरूरी चीज जो हमें एग्जाम में रखनी चाहिए यार, और अक्सर ये बच्चे गलती करते हैं कि दे डोंट रीड क्वेश्चंस केयरफुली। उन्हें बस दिख गया कि इंग्लिश के क्वेश्चन है, चलो स्टार्ट कर दो लगाना, मीनिंग तो पूछा हो। आपको सबसे जरूरी है कि आप क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ें पहले। दिस इज द फोरमोस्ट थिंग। Mark the most suitable synonyms for the words given below। यहाँ पे synonyms हमें बताना है कि इसकी फॉलोइंग वर्ड्स की क्या क्या synonyms होंगे। पहला वर्ड है pettifogging। pettifogging, तो हमें इंग्लिश के जो वोकैब्स है वो याद नहीं करने, रखने नहीं, इसके अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, आप वोकैब्स को अगर रखने बैठ जाओगे तो पूरी दिन निकल जाएगी, रात निकल जाएगी, आप रटते ही रहोगे। इसके लिए आप ट्रिक अपनाएं। ठीक है, वो ट्रिक जो है वो रूट वर्ड्स भी हो सकते हैं, वो ट्रिक जो है आपकी कोई भी निमोनिक्स हो सकते हैं। आप ये वर्ड देखिए, पेटीफॉगिंग। पेटीफॉगिंग से आपको इस वर्ड में क्या समझ में आ रहा है? पेटी, पेटी, ये वर्ड है पेटी। ठीक है, पेटी मीन्स होता है बहुत ही छोटी चीज, बहुत ही मामूली सी चीज, वेरी अनइम्पोर्टेंट थिंग। पेटी लाइक पेटी क्राइम्स लोग बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये जब वर्ड दिखे, आप चाहे आप ये वर्ड पहले आप ना पढ़ो, बट आपने ये वर्ड देखा पेटी, तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए ये कुछ अनइम्पोर्टेंट चीजों से रिलेटेड है। पेटी जब आ गया हो, ठीक है, पेटी द रूट। तो इस तरह से आपको एनालाइज करना है, इस तरह से आपको एलिमिनेट करना है अगर आपको आ नहीं रहा है क्वेश्चन। तो पेटी आया तो ऑप्शंस हम देख लेते हैं। स्टेबल, स्टेबल नहीं होगा। lenient, lenient नहीं होगा। थ्रिल, नो। अनइम्पोर्टेंट, अनइम्पोर्टेंट विल बी द राइट आंसर। पेटी से हमने ये पता किया कि दिस इज समथिंग रिलेटेड टू पेटी थिंग्स। पेटी थिंग्स मीन्स अनइम्पोर्टेंट थिंग्स। हमने पेटी फॉगिंग नहीं पढ़ा था, अगर पढ़ा हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने अगर नहीं पढ़ा हो तो आप इस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं। ऑथेंटिक, ऑथेंटिक ये तो काफी नॉर्मल सा वर्ड है। ऑथेंटिक हर कोई किसी को जनरली पता ही होता है। ऑथेंटिक मीन्स होता है एनीथिंग जेन्युइन, जो चीज है जेन्युइन। ठीक है, जेन्युइन चीज है। स्टेबल नहीं रिलेटेड है, एपरेंट नहीं रिलेटेड है, कॉन्फिडेंशियल मीन्स कोई सीक्रेट चीज नहीं रिलेटेड है। तो फैक्चुअल विल बी द राइट आंसर। नाउ डिवास्टेट। डिवास्टेट इज अ वर्ड, इसका मतलब होता है किसी चीज को बर्बाद कर देना। डिवास्टेट, आप ये देखो, डिवास्टेट इज रिलेटेड टू डिस्ट्रक्शन।
कुछ तो सिमिलरिटी दिख रही है, डिवास्टेट, रैवेज, डिस्ट्रक्ट। इस तरह से आप अगर आप अपने इंस्टिंक्ट्स को भी सुनोगे, ठीक है, तो भी आपको पता लग सकता है। तो ये काफी बड़ी बात नहीं होती है वोकैब्स को समझना। तो डिवास्टेट मीन्स बेसिकली होता है बर्बाद करना, खत्म करना, डिस्ट्रक्ट करना। सो डिस्ट्रक्ट, डिवास्टेट, डिस्ट्रॉय, दीज आर द सिनोनिम्स। सो यहाँ पे क्या होगा, डेप्थ नहीं होगा, रेज नहीं होगा, लॉस्ट नहीं होगा, रेवेज विल बी द राइट आंसर। रेवेज मीन्स किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना, डिवास्टेट कर देना, डिस्ट्रक्ट कर देना, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, बैंकक्रप्ट। बैंकक्रप्ट इज अ वर्ड जिसका मतलब होता है दिवालिया होना। मीन्स आपके बैंक में पैसे ही खत्म हो गए सर, नाउ यू हैव बिकम बैंकक्रप्ट। बैंकक्रप्ट इज अ वेरी नॉर्मल वर्ड, और इसकी जो सिनोनिम है वो है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मीन्स जो होता है वो बैंकक्रप्ट ही होता है, ठीक है। अरेड, अरेड मीन्स होता है कि अगर आप किसी क्राइम के लिए दोषी ठहराए जाते हैं तो कोर्ट आपको बुला सकती है। मीन्स इसका आंसर होगा इंडिक्ट। इंडिक्ट विल बी द राइट आंसर। मीन्स अगर आप को दोषी ठहराया जाता है तो उस प्रोसेस को हम इंडिक्ट बोलते हैं, अरेड बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इंडिक्ट। नाउ मार्क द मोस्ट सुटेबल एंटोनिम्स फॉर द वर्ड्स गिवन बिलो। नाउ अब हमें एंटोनिम्स पता लगाने हैं, ठीक है। एंटोनिम्स, नाउ सेनिलिटी। सेनिलिटी इज अ वर्ड विच इज रिलेटेड टू समथिंग। अगर कोई बहुत बुढ़ा हो जाता है तो अक्सर बुढ़े लोग के अंदर क्या होता है, काफी कमजोर हो जाते हैं, वीक पड़ जाते हैं, ठीक है। तो वो वर्ड जो है सेनिलिटी, उसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम एंटोनिम्स देखें, एग्जॉस्शन, लेजीनेस, स्ट्रेंथ, फाइंड मैच्योरिटी। अगर आपको आंसर आए भी ना तो आप क्लियरली ये पता लगा सकते हो, लेजीनेस, एग्जॉस्शन आर सेम वर्ड्स, तो ये आंसर हो ही नहीं सकता है। स्ट्रेंथ जो है इसका राइट आंसर होगा। मीन्स लेजीनेस मीन्स कमजोर पड़ जाना, एग्जॉस्ट हो जाना, और इसका एंटोनिम क्या होगा, मजबूत रहना, स्ट्रेंथ होना आपके पास। तो सेनिलिटी का आंसर स्ट्रेंथ होगा। हार्श, हार्श मीन्स होता है समथिंग वेरी रफ, ओके, समथिंग वेरी रफ। हार्शली, इसने हार्शली ये चीज कर दिया, तो इसका उल्टा क्या होगा, माइल्ड। माइल्ड विल बी द एंटोनिम ऑफ हार्श। नाउ फ्लैगेशियस, फ्लैगेशियस, फ्लैगेशियस इज समथिंग रिलेटेड टू एनी पर्सन जो एक क्रिमिनल नेचर का हो, काफी बेलिजरेंट नेचर का हो, जो काफी लड़ाई झगड़ा करता हो, तो ऐसे लोगों को हम फ्लैगेशियस बोलते हैं, ऐसी चीजों को हम फ्लैगेशियस थिंग्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसका हमें एंटोनिम पता लगाना हो तो हम कैसे पता लगाएंगे, तो इसका जो काफी क्रिमिनल हो तो उसका उल्टा क्या होगा, जो काफी इनोसेंट हो। इनोसेंट विल बी द राइट आंसर। नाउ कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है, आपने वर्ड सुना होगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। मीन्स आपने कोई ऐसी वर्ड बोली जो कि डिफेमेटरी वर्ड थी, ठीक है, जो कि आपने किसी की के साथ दुर्व्यवहार किया या आपने किसी को बुरा भला बोला, तो इस टाइप की चीजों को हम कंटेम्प्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या होगा, अगर आप किसी के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं या किसी को बुरा भला बोल रहे हैं तो आप अपोजिट समझिए, ऑनर करना, किसी को आप ऑनर कर रहे हैं, ठीक है। तो एंटोनिम विल बी द ऑनर। नाउ कमीशन। कमीशन, आपने अगर आप करंट अफेयर्स फॉलो करते होंगे तो आपने ये वर्ड सुना होगा, डैश INS हैज बीन कमीशन। मींस किसी चीज को आप उससे काम करवा रहे हैं, ठीक है। मींस आप जैसे INS विक्रांत हैज बीन कमीशन, नाउ मतलब उसे काम करवाना, ठीक है, उसकी जॉब हो गई या वो अब फंक्शनिंग में आना, तो इस चीज को हम कमीशन बोलते हैं। तो इसका उल्टा क्या होगा, टर्मिनेटेड, उसकी फंक्शनिंग खत्म कर देना, उसे एंड कर देना, ठीक है। नाउ अब हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, ठीक है। द फॉलोइंग सेंटेंस कैन बी रिप्लेस्ड विद द वर्ड विद, बेसिकली वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पूछा है, वन हु अबैंडन्स हिज रिलीजियस फेथ। हम उसे क्या बोलेंगे, जो अपने रिलीजियस फेथ को छोड़ दिया हो,
ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं? एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक मीन्स होता है जिसे कंफर्म नहीं है कि whether God exists or not, तो agnostic नहीं होगा। Apostate, apostate will be the right answer। Apostate वो पर्सन्स होते हैं जो अपने रिलीजियस फेथ को खत्म कर देते हैं, छोड़ देते हैं। If anyone is Muslim, उसने छोड़ दिया, he became atheist, तो ऐसे लोगों को हम apostate बोलते हैं। Use of force of threats to get someone to agree to something, किसी को थ्रेट देना बाई फोर्स, तो उसे हम क्या बोलेंगे? कैजोलमेंट। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, अल्टीमेटली आपको क्या करना है? आपको वोकैब को याद करना है। ये मैटर नहीं करता है आप उसे कैसे याद करें, कोई भी निमोनिक्स आप लिख सकते हैं। कैजुअलमेंट, इससे आपको क्या पता चलता है? कैजुअलमेंट आपको कभी नहीं याद, ठीक है? आप इसको निमोनिक से याद करिए। कैजुअलमेंट मीन्स होता है किसी की प्रशंसा करना, किसी को बहुत ही बटरिंग करना, कैजुअलमेंट। तो आप ऐसे याद कर लो कि अजय देवगन काजोल को बटरिंग करता होगा, प्रशंसा करता होगा। इस तरीके से, इस निमोनिक से आप जब एक वर्ड को याद कर ले रहे हैं तो इसमें बुरा ही क्या है, तो इस तरह से आप याद करेंगे, ठीक है? कन्फेशन मीन्स होता है कि आप कोई चीज आप बताना चाह रहे हैं कोर्ट को या किसी को, तो आप उस वर्ड को, उस चीज को कन्फेस कर रहे हैं, ठीक है? ये भी नहीं होगा। कन्विक्शन मीन्स आपको पकड़ लिया गया है, यू आर कन्विक्टेड, कोर्ट में आप दोषी ठहरा दिए गए हैं, आपको सजा दी गई, तो हम कन्विक्शन बोलते हैं। तो राइट आंसर होगा कोर्जन। कोर्जन मीन्स होता है कि बाई थ्रेट, अगर किसी ने आप कोई थ्रेट आप पे कर रहा है, ठीक है? यूज ऑफ थ्रेट, यूज ऑफ फोर्स बाई थ्रेट, तो इस चीज को हम कोर्जन बोलते हैं। नाउ अ स्टेट इन विच फ्यू गवर्न द मीनिंग, ऐसी चीज को हम क्या बोलेंगे जहां पे कुछ लोग ज्यादा लोगों को गवर्न करते हैं, तो इस चीज को हम बोलते हैं ओलिगार्की। मीन्स व्हेन ऐसी सरकार या ऐसी सोसाइटी जहां पे कुछ लोग जो है वो पूरे सोसाइटी को गवर्न करें। ओलिगार्क का आपने नाम सुना होगा, व्लादिमीर पुतिन के ओलिगार्क्स। तो ओलिगार्क्स क्या है? ओलिगार्क्स आर बेसिकली दोज पीपल who govern the whole society, whole particular society, ठीक है? तो इसको हम ओलिगार्की बोलते हैं। बाकी ऑटोक्रेसी मीन्स होता है कि एक लोगों की सरकार, एक पर्सन की सरकार, ठीक है? मोनार्की मीन्स होता है गवर्नमेंट ऑफ किंग्स एंड क्वींस, जहाँ पे हायरार्कियल बेसिस पे जनरेशन वाइज चली चीजें। बाकी प्लूटोक्रेसी मीन्स जहाँ पे नंबर ऑफ पीपल्स एक साथ गवर्नमेंट को चलाएं। बाकी यहाँ पे मैंने जो इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट टाइप्स हैं वो मैंने बता दिया है, आप इसे एक बार जरूर देखिएगा, इसे स्किप मत करिएगा, ठीक है? रिपब्लिक मीन्स क्या होता है? थियोक्रेसी, टेक्नोलॉजी, एनार्की, ओलिगार्की, टायरनी। दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बहुत बहुत प्रोबेबल है कि आएंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन हु रेयरली स्पीक्स ट्रूथ, कौन हो सकता है जो कभी कभी सच बोलते हैं? हिपोक्रेट। हिपोक्रेट मीन्स होता है पाखंडी, जो है कुछ और पता है कुछ और। क्रूड, क्रूड भी नहीं है, बहरूपिया टाइप पर्सन, ये भी नहीं होगा। लायर, लायर विल बी द राइट आंसर, जो कि कभी कभी सच बोले, तो उसे हम लायर बोलेंगे। नाउ अ रेमेडी फॉर ऑल डिसीजेस, उस चीज को हम क्या बोलेंगे? रेमेडी फॉर ऑल डिसीजेस, तो इस चीज को हम पैनेसिया बोलते हैं, पैनेसिया। अब इसे आप कैसे समझ सकते हैं? आप पैन वर्ड लीजिए, दिस इज द रूट वर्ड। पैन मीन्स होता है टू ऑल ओवर द वर्ल्ड, मीन्स जहां पे ये चीज कॉमन हो, यूनिवर्सल हो, तो उसे हम पैन बोलते हैं, ठीक है? तो यहां से पैनेसिया आया। पैनेसिया मीन्स ऐसी रेमेडी जो सारी डिजीजेस के लिए है, पैनेसिया। पैन अमेरिकन हाईवे, ठीक है? तो पैनेसिया रूट वर्ड आया, पैन मीन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये जो चीज कॉमन है। Which of the following is called the study of election results and voting trends? हाल ही में दिल्ली इलेक्शन हुआ, आपको पता ही है, तो ये जरूरी है जानना कि इलेक्शन रिजल्ट्स की जो न्यूज चैनल्स पे जो बैठे होते हैं, जो पोल्स, एग्जिट पोल्स आती हैं, और जो वहाँ पे विश्लेषक बैठे होते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? वो जो स्टडी करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? The person who study voting trends,
तो उन लोगों को हम सेफोलॉजी बोलते हैं, सेफोलॉजिस्ट। Sephologists are the persons who analyzes the voting trends during elections. Now, legal magazines. Now, legal magazines है, इनकरेक्ट स्पेलिंग्स है यहाँ पे, हमें ये बताना है कौन कौन सी स्पेलिंग्स यहाँ पे इनकरेक्ट, ठीक है। Wisdom generis सही लग रहा है इसका तो। एक्टर्स रियस की स्पेलिंग लिखी यहाँ पे, एक्टर्स रियस मीन्स होता है गिल्टी एक्ट, ठीक है, गिल्टी एक्ट। इसकी स्पेलिंग है एक्टर्स रियस, ठीक है, विच मीन्स गिल्टी एक्ट, एट कोलन इज राइट अल्ट्रा, तो ये स्पेलिंग है एक्टर्स रियस की, ठीक है। वॉलेंटाइल नॉन फिट इंजूरिया सही है, लोकस स्टैंडाई सही है, डॉली कैपेक्स सही है, ओ मोडस ऑपरेंडाई, मोडस ऑपरेंडाई आप देख रहे होंगे, मोडस ऑपरेंडाई का स्पेलिंग जो है यहाँ पे वो गलत है, मोडस ऑपरेंडाई आप देखिए, मोडस ऑपरेंडाई जो है ऑपरेंडाई जो लिखा हुआ है यहाँ पे क्या है इसका स्पेलिंग, OPERANDI, ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पे। मोडस ऑपरेंडाई मींस होता है प्रॉपर प्रोसीजर ऑफ डूइंग समथिंग, उसे हम मोडस ऑपरेंडाई बोलते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूटेटिस मुटेंडिस, म्यूटेटिस मुटेंडिस मींस रियल एक्स पोस्ट फैक्टो कैविएट एक्टर। म्यूटेटिस मुटेंडिस की स्पेलिंग यहाँ पे गलत, म्यूटेटिस तो ठीक है, म्यूटेंडिस में होगा MUTANDIS, म्यूटेटिस मुटेंडिस, दिस इज द राइट स्पेलिंग, जिसका मतलब होता है विद द नेसेसरी चेंजेस हैविंग मेड, इस मैगजीन का मतलब है। तो जितने भी सारे मैगजीन्स हैं आपको उसकी वर्ड मीनिंग्स जरूर पता होनी चाहिए कि इसका मतलब क्या है, लाइक प्रो बोनो पब्लिक सही है, एक्स ग्रेशिया सही है, एक्स ऑफिशियो एब इनिशियो सही है, एप्रियोरी की गलत है, एप्रियोरी की क्या होगी, APROPR, जिसका मतलब होता है यूजिंग फैक्ट्स और प्रिंसिपल्स टू डिसाइड द प्रोबेबल इफेक्ट्स रिजल्ट ऑफ समथिंग, इसे हम बोलते हैं एप्रियोरी। नाउ amicus curiae, amicus curiae means friend of the court, res ipsa locutor in absentia habeas corpus, यहाँ पे res ipsa locutor की स्पेलिंग गलत, क्या होगा, res ipsa LOQUITUR, लोक्यूटर, यहाँ पे वो नहीं यू होगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन डैश नॉट डैश दिस क्वेश्चन इन द प्रीवियस एग्जाम, प्रीवियस वर्ड आया है यहाँ, प्रीवियस मींस पास्ट की बात हो रही है, तो भी आएगा ही नहीं, नो चांस, डज आस्क नहीं, वॉज कंटिन्यूअस की तो बात ही नहीं है यहाँ पे, तो वॉज भी नहीं आएगा, so right answer will be C. Board of examination did not ask this question in the previous exam. Now in the modern materialistic society, the only aim of people is to dash money by fair means or soul. Print money, print तो सरकार करती है, until and unless exceptions are everywhere. Produce money, money produce. Extort money is not a very common thing. Acquire money, लोग मनी को एक्वायर करते हैं, इकट्ठा करके रखते हैं, whether in bank, whether in home, तो acquire will be the right answer. अब यहाँ पे क्या है, select the pair which has been the same relationship. हमें ये पेयर सेलेक्ट करनी है जिनकी रिलेशनशिप यहाँ पे सेम हो। अगर दीवा ओपेरा में रहती है, ओपेरा में कौन रहता है, ओपेरा इज ए कंसर्ट जहाँ पे हम दीवा रहती हैं, तो उसी तरीके से ड्रामा डायरेक्टर नो,
डायरेक्टर ड्रामा में क्या है, ड्रामा में तो डायरेक्टर नहीं रहता, थिएटर में प्रोड्यूसर थोड़ी रहता, एक्टर्स रहते हैं, प्ले में थेस्पियन तो नहीं रहता, बस में कंडक्टर जरूर रहता है, तो कंडक्टर विल बी द राइट आंसर। ओके, नाउ फिल्टर वाटर मीन्स वाटर रिलेटेड टू फिल्टर, कर्टेल एक्टिविटी कोई रिलेशन नहीं दिख रहा। एक्सपंज बुक, नो, ये मुझे थोड़ा जेन्युइन लग रहा है क्योंकि वाटर फिल्टर होता है, टेक्स्ट को हम एडिट करते हैं, तो यहाँ पे आप रिलेशनशिप समझ पा रहे हैं, ठीक है, तो दिस विल बी द राइट आंसर। नाउ this is a comprehension question. Let's read together, okay? Read the following comprehension and answer the questions given below. Abatement of suicide as such is mainly the subject matter of section 305 and 306 of the Indian Penal Code. The first deals with the abatement of suicide of child or insane person and states that if any person of 18 years of age is any insane person, any delirious person, any idiot person, or any person in a state of intoxication commits suicide, whoever abets the commission of such suicide shall be punished with death or imprisonment for life or imprisonment for a term not exceeding 10 years and shall also be liable to fine. As against this, section 306 speak of abatement of suicide in general and lays down if any person commits suicide, whoever abets the commission of suicide shall be punished with either description for a term which may extend 10 years and shall also be liable to fine. तो हमें ये पढ़ के क्या पता लगा, यहाँ पे अबेटमेंट ऑफ सोसाइटी की बात हो रही है, दो सेक्शन दिए हुए हैं, दोनों सेक्शन का डिफरेंस क्या है? पहले में ये है कि अबेटमेंट ऑफ सोसाइटी आपने किया जब वो पर्सन नॉर्मल नहीं था, नॉर्मल नहीं था में वो या तो इंटॉक्सिकेटेड हालत में था, उसने कुछ चीजें खाई होंगी या खिलाई नहीं होंगी, या वो माइनर था, ठीक है, या वो अपने नॉर्मल कंडीशन में नहीं था, इंसेन था। दूसरी क्या है, सेक्शन 306, सेक्शन 306 बात करती है कि अगर आप इन जनरल किसी नॉर्मल पर्सन को आप अटेम्प्ट करते हैं सोसाइटी, तो उसकी पनिशमेंट बताइए। तो लेट्स हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। द पर्सन कमिटिंग अ सुसाइड शुड बी एन एडल्ट, अ वुमन, सीनियर सिटीजन, अ न्यूबॉर्न, शुड नॉट बी, ठीक है। एडल्ट की बात इसने किया ही है, वुमेन की बात तो किया ही है, सीनियर सिटीजन की बात किया ही है, न्यू बॉर्न जो है वो सुसाइड नहीं करना है, बेसिक सी बात। A state of insanity or intoxication represents the same state of a human mind. The state of insanity or intoxication represents the same state of human mind. True. दोनों ही सिचुएशंस में माइंड आप खुद के कंट्रोल में नहीं रहता, इसलिए ये जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नाउ a person abetting suicide under 306 shall be punished for a term of imprisonment which shall extend to a period of 10 years, shall be punished for a term of imprisonment which may extend to a period of 10 years। अब हमें देखना होगा कि यहाँ पे सेक्शन 306 की क्या बताया गया था पनिशमेंट। which shall abatement in general days which may, यहाँ पे मे का यूज हुआ है और 305 में शैल का यूज हुआ है, तो हमें ये छोटी छोटी चीजें देखनी जरूरी है। एक जगह पे शैल यूज हुआ, एक जगह पे मे यूज हुआ, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, विच में एक्सटेंड टू 10 years। दिस विल बी द राइट आंसर। सेक्शन 305 डज नॉट इंक्लूड अ माइनर कमिटिंग सुसाइड। दिस इज ट्रू और फॉल्स। अभी हम देख लेते हैं माइनर के बारे में बात किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है। Insane persons, if any person of 18 years of age, any person, any related person, तो यहाँ पे माइनर की बात नहीं किया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, does not include a minor committing suicide will be the true statement. Now, India's big nuclear is named as, इंडिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर हम किसे बोलते हैं, इसका आंसर होगा ध्रुव। एंड नाउ अगर हम वर्ल्ड की बात करें
वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर है वो कहाँ पे है? यूनाइटेड स्टेट्स में। ठीक है, देयर आर ऑलमोस्ट मोर देन 100 के अराउंड न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स के पास। उसके बाद फ्रांस आता है, देन चाइना, देन रशिया, साउथ कोरिया, देन एट दिस पोजीशन इंडिया है, जहाँ पे 19 न्यूक्लियर रिएक्टर्स इंडिया में है, 19 और 20 के करीब। तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स की बात हो। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट एनर्जी? अगर आपने वेवलेंथ पढ़ा होगा और आपने फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ा होगा, लाइट के बारे में बेसिकली, तो आपने ये जरूर पढ़ा होगा इन योर क्लास ऑल्सो, विब्योर। तो इसका मतलब क्या है? बी फॉर वॉयलेट, I for indigo, B for blue, G for green, Y for yellow, O for orange है, R for red। तो इसका मतलब क्या है? मीन्स यहाँ पे ये बताता है कि वॉयलेट हैज हाईएस्ट एनर्जी। हाईएस्ट एनर्जी वॉयलेट के पास होती है और इसके पास जो है वो लोएस्ट एनर्जी होती है। ठीक है, तो वॉयलेट इसका आंसर होगा। धीरे धीरे ऐसी एनर्जी जो है वो डिक्रीज करते जाती है। तो अगर आपसे लोएस्ट एनर्जी पूछे तो रेड की होती है, और हाईएस्ट एनर्जी पूछे तो वॉयलेट लाइट की होती है। ठीक है, नाउ द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय द मैन वाज। तो आपने ये तो पढ़ा ही होगा, कॉपर एज, एज ऑफ कॉपर जो आया था, चैल्कोलिथिक पीरियड जिसे हम बोलते हैं। तो कॉपर इज द राइट आंसर। नाउ द कंटेंट of water is greater than fats. The plasma is more than proteins, and proteins are more than fats, and fat less than plasma, which constitutes the major part of human body. Human body में सबसे ज्यादा क्या है? आपने स्टेटमेंट पढ़ी लिया होगा, और कॉमनली भी हम अगर देखें तो सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में वाटर की क्वांटिटी सबसे ज्यादा है। Now, bullfighting is the national game of which of the following countries? Bullfighting जो है वो कौन सी कंट्रीज की नेशनल गेम है? तो इसका आंसर क्या होगा? स्पेन। स्पेन की जो नेशनल गेम है वो बुल फाइटिंग। ठीक है, नाउ फाहियान was, who was the Fahian? Fahian was the Buddhist pilgrim of India to visit China। इंडिया का वो था ही नहीं, आप नेम से भी पता लगा सकते हैं कि इंडिया का वो कैसे होगा फाहियान में। The Chinese Buddhist monk and translator to visit India during the reign of Chandragupta II. C है the discoverer of Puerto Rico and Jamaica, the discoverer of Vietnam। तो इसका आंसर होगा B। Fahian was the Chinese Buddhist monk who visited India during the period of Chandragupta II, जिन्हें हम विक्रमादित्य भी बोलते हैं, who was the son of Samudragupta। तो at the reign of Chandragupta II, Fahian came from China to India as he was a traveler and also translator as well। और उसी ने चंद्रगुप्त के बारे में और उस टाइम जो भी इंडिया में हालात थे उसके बारे में उसने अपने बुक में भी लिखा हुआ। तो फाहियान B will be the right answer। Now, what is the correct sequence of the following events? इसकी करेक्ट सीक्वेंस क्या है? Partition of Bengal, Rowlatt Act, introduction of diarchy, and Lucknow Pact. What will be the right answer? Introduction of diarchy, Lucknow Pact. So partition of Bengal the what? Partition of Bengal was happened in 1905। ठीक है, now उसके बाद क्या हुआ? 1916 में लखनऊ पैक्ट, लखनऊ पैक्ट। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? 1919 में आपका रॉलेट एक्ट आया, और उसके बाद जो है डायरकी की इंट्रोडक्शन हुई। डुअल गवर्नमेंट जिसे हम बोलते हैं इंडिया में, डुअल गवर्नमेंट की स्टार्टिंग हुई। तो इसका आंसर क्या होगा? पहले 4, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद ये 3rd, फिर देन 2nd, देन B विल बी द राइट आंसर। तो ये सीक्वेंस है। तो इस तरह से आपको हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस इस तरह से आपको मिलेंगे। नाउ
Fourth, partition of Bengal was happened in 1905, was an event that sparked major protest and contributed to the need of Indian nationalism. लखनऊ पैक्ट जो था वो एग्रीमेंट था इंडिया बिटवीन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, जो कि 1916 में हुआ था। तो साथ में काम करने के लिए, इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए साथ में काम करने के लिए ये एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन आईएनसी एंड मुस्लिम लीग। रॉलेट एक्ट था वो 1919 में पास हुआ, जो कि काफी कॉन्ट्रोवर्शियल था एट दैट टाइम, एंड उससे काफी पॉलिटिकल केसेस भी हुए थे। और डायरेक्टली जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म था ब्रिटिश इंडिया का, जो डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को लाने की बात करी इसने, जो 1921 में आया था। एंड वो किसने लाया था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के थ्रू ये चीज आई। नाउ इन विच ईयर इंडिया जॉइंड यूनाइटेड नेशंस? So you know India was the founding member of United Nations along with 51 countries. 51 countries ने United Nations को ज्वाइन किया था, including एग्रीमेंट हुई थी in 1945। इसका आंसर होगा यूनाइटेड नेशंस 1945 इंडिया ज्वाइन। 51 कंट्रीज 1945 में जून 26 1945 में यूनाइटेड नेशन की फॉर्मेशन हुई थी। Countries invited to participate in 1945 during San Francisco Conference। तो ये जगह काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि फर्स्ट जो कॉन्फ्रेंस हुई थी यूनाइटेड नेशन की वो कहाँ पे हुई थी। एंड करंटली अगर हम बात करें 193 नंबर है यूनाइटेड नेशंस में, और द लेटेस्ट स्टेट जो जिसने ज्वाइन किया है यूनाइटेड नेशन को वो है आपका साउथ सूडान, जो 2011 में यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन किया। नाउ consider the following statements about the Attorney General of India। Attorney General के बारे में हमें बताना है। He is appointed by President of India, right? Attorney General तो President ही अपॉइंट करते हैं, ये तो करेक्ट है। He must have the same qualifications as required for the judges of Supreme Court। ये भी सही है, सही बात। He must have same qualification। He must be the member of either House of Parliament। No, ये क्वालिफिकेशन जरूरी नहीं है। He can be removed by impeachment of Parliament for this statement are correct। Impeachment तो नहीं होता है अटॉर्नी जनरल का, so only 1 and 2 will be the right answer। Now coming to the next question, the anti-material drug quinine is made from which plant? The plant name is cinchona। चिंचोना जो भी आप पढ़ लो, इसका आंसर चिंचोना है, ठीक है। न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ, न्यूक्लियस जो होती है एटम में उसमें क्या क्या पाया जाता है, हम देख लेते हैं डायग्राम से कि क्या क्या पाई जाती है। ये आपका रहा न्यूक्लियस, इसमें क्या क्या है? न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस की चारों तरफ ऐसे राउंड लगाता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन जो है वो चारों तरफ राउंड लगाता है। तो जो आंसर होगा आपका वो होगा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स विल बी द राइट आंसर। प्रोटॉन से न्यूट्रॉन जो है इसका आंसर है। फ्लो में कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया था। नाउ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री पासेस थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? मींस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कौन कौन सी कंट्रीज के थ्रू पास करता है? तो इस हम देख लेते हैं। पहला राजस्थान, ठीक है, राजस्थान। फिर उसके बाद कहाँ जाता है? गुजरात, मध्य प्रदेश, फिर आपका ये बीच वाला मध्य प्रदेश हो गया। फिर अगर हम बात करें इधर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, फिर उसके बाद मिजोरम और त्रिपुरा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेट्स के थ्रू जो है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास करता है। सो अगर हम क्वेश्चंस की बात करें कि क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, टॉपिक ऑफ कैंसर पासेस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? मणिपुर, मणिपुर गुजरात से जाता है, एमपी से जाता है, छत्तीसगढ़ से जाता है, मणिपुर से नहीं जाता है। महाराष्ट्र से जाता है, नहीं जाता है, ये नहीं होगा। राजस्थान, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, हाँ ये सही है।
तीनों के थ्रू ये पास करता है। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए क्योंकि 8 स्टेट्स है, आप 8 स्टेट्स के नेम को याद कैसे करेंगे? तो उसके लिए एक सिंपल सी निमोनिक्स है, गुजराती राजा मेड चीफ जस्टिस इन द मीटिंग। गुजराती राजा मेड चीफ जस्टिस इन द मीटिंग मीन्स गुजराती मीन्स गुजरात, राजा मीन्स राजस्थान, मेड मीन्स मध्य प्रदेश, चीफ मीन्स छत्तीसगढ़, जस्टिस में जे झारखंड, टी फॉर त्रिपुरा एंड एम फॉर मिजोरम। तो इस तरह से आप ये स्टेट्स को याद कर सकते हैं। सो द राइट आंसर विल बी सी। नाउ द ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट इज लोकेटेड इन, तो इसका सिंपल आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में जो है वो ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट होता है। Now, who was the first Indian to be elected to the British Parliament? Who was the first Indian to elected to the British Parliament? तो इसका जो आंसर होगा वो दादाभाई नेहरू। दादाभाई नेहरू जी was the first Indian who was elected, and आपको अगर बुक नेम पता होगी इनकी, द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, written by दादाभाई। Now the Yarlung Jammu River India is also known as, तो ब्रह्मपुत्र रिवर जो है इसे चाइना में यार्लुंग जाम्बो बोलते हैं, ठीक है, और इंडिया में उसे ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, तो वाइस वर्सा है। नाउ हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट इज इन, हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट जो है वो दार्जिलिंग में हुआ है। द सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज इन हैदराबाद। दीस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पे आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, आपको बस रटना है, बिकॉज कुछ है नहीं दिमाग लगाने वाला। द क्रॉप व्हिच वाज नोन टू द वेरी पीरियड पीपल वाज नॉट नोन, नॉट नहीं, बार्ली पता था, राइस पता था, व्हीट पता था, टोबैको नहीं पता था उन्हें, तो टोबैको विल बी द राइट आंसर। नाउ वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन, वीर सावरकर ने काला पानी की सजा काटी थी, तो जाहिर सी बात है एयरपोर्ट भी कहाँ होगा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में वीर सावरकर एयरपोर्ट, यहाँ पे ये वीर सावरकर एयरपोर्ट आपको दिख रहा होगा। तो ये मेजर 35 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं इंडिया के, इसे आप जरूर गो थ्रू करिएगा कि कौन सा एयरपोर्ट कहाँ पे है, काफी चांसेस हैं क्वेश्चंस आने। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स इंट्रोड्यूस रूपी इन इंडिया? रूपी, शेर शाह सूरी द ग्रेट, शेर शाह सूरी ने रूपी को इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। नाउ अंडर अकबर द मीर बख्शी वाज रिक्वायर्ड टू लुक आफ्टर, मीर बख्शी का क्या था? मीर बख्शी जो थे उनका काम था मिलिट्री अफेयर्स को रेगुलेट कर, मीर बख्शी नाम याद रखिए। नाउ गरम पानी सेंचुरी इज लोकेटेड एट, गरम पानी सेंचुरी, गरम पानी सेंचुरी अगर आप इसमें देखो, गरम पानी सेंचुरी इज लोकेटेड एट आसाम, आसाम में जो है वो गरम पानी सेंचुरी है। और ये सारी बाकी जो है different national sanctuaries of India, important sanctuaries. वैसे तो currently there are 573 wildlife sanctuaries are there in India. So आप सारे को learn नहीं कर सकते. So इसलिए ये 20 major important wildlife sanctuaries हैं. Please do read it. Like coming to the next question, how many states of India share its border with Bhutan? How many states? देख लो भाई कौन-कौन से states हैं यहाँ पे भूटान से बॉर्डर शेयर करते हैं। सिक्किम कर रहा है, ये क्या है, वेस्ट बंगाल भी कर रहा है, 2 स्टेट्स, असम 3, अरुणाचल प्रदेश 4, आई थिंक 4 स्टेट्स, 4 स्टेट्स जो है वो भूटान के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। देन द आंसर विल बी 4। नाउ हु इज द ऑथर ऑफ बुक कोड्स एंड देयर जजमेंट्स? कोड्स एंड देयर जजमेंट्स के जो ऑथर थे वो थे अरुण शौरी। नाउ वर्ल्ड हेल्थ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 7th of April, काफी बार मैं बता चुका हूँ इसे, और क्यों मनाया जाता है, क्योंकि on 7th of April 1948 WHO was established, which viceroy passed the famous Indian coinage and paper currency? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने coinage and paper currency एक्ट को पास किया था। Which of the following presidents of India has the shortest tenure? तो मिस्टर डॉक्टर जाकिर हुसैन की जो प्रेसिडेंशियल टेन्योरशिप थी वो सबसे शॉर्टेस्ट थी। गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट्स इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज? कुशान्स, कुशान्स की जो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट्स की जो
स्कूल ऑफ आर्ट जो थी वो रिलेटेड थी किससे, कुशाण से। Which of the following European countries is known as land of thousand lakes? तो ये आपने जीती के रूप में भी पढ़ा होगा, आप 6th-7th में भी आप पढ़ते होंगे कि फिनलैंड को लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स भी बोलते हैं। The Hubble telescopes of NASA is located in, Hubble telescope of NASA is located in space। तो अब आउटर स्पेस की बात हो रही है, इंडिया की बात नहीं हो रही। आउटर स्पेस में हबल टेलीस्कोप है। How much time will it take to come light from the sun to reach to the earth? तो इसका आंसर होगा 8 minutes 20 seconds। इतने टाइम लगते हैं। The seat of international criminal court is located in, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की जो सीट है वो कहाँ है? The governed by an international treaty called Rome Statute। रोम स्टैट्यूट से 1998 में जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो एग्जिस्टेंस में आया। Now, which one among the following countries is not a permanent member of SAARC? SAARC की कौन सी कंट्री जो है वो परमानेंट मेंबर नहीं है, सॉरी नॉट ए मेंबर, नॉट ए परमानेंट मेंबर। तो हम देख लेते हैं कौन कौन सी कंट्रीज हैं। अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, मालदीव एंड श्रीलंका द कंट्रीज जो सार्क की पार्ट है। और अगर आपको याद करना हो तो उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, MBBS MBBS स्पेन, M से मालदीव, B से बांग्लादेश, B से भूटान, S से श्रीलंका, P से पाकिस्तान, A से अफगानिस्तान, I से इंडिया, N से नेपाल। So this is the trick to learn the members of SAARC। So म्यांमार इसमें है नहीं, तो म्यांमार will be the right answer। अगर हम SAARC की बात करें तो SAARC जो है 8 दिसंबर 1985 को ढाका में इस्टेब्लिश हुआ था और इसकी जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू में है। Which one of the following gas was released during the Bhopal gas tragedy? Bhopal gas tragedy में जो है मिथाइल आइसोसिनेट गैस रिलीज हुआ। Now, who developed the concept of World Wide Web? World Wide Web was developed by Tim Berners-Lee. Tim Berners. What does OS computer abbreviation related mean? Operating system. Operating system. ठीक है। Now, who was the Sultan of Delhi Sultanate when Taimur invaded India? तो उस टाइम जो सुल्तान थे दिल्ली सल्तनत के वो थे नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक। Was the Sultan जब तैमूर ने इंडिया को इन्वेड किया। Entomology is the science that studies entomology, insects। इंसेक्ट्स की स्टडी को हम एंटोमोलॉजी बोलते हैं। Now, Almaty Dam is in which of the following rivers? Almaty Dam is on रिवर कृष्णा रिवर पे जो है वो अल्माटी डैम बना हुआ है। Now, अब आते हैं हम लीगल के क्वेश्चंस पे, ठीक है। लीगल के क्वेश्चंस पे टॉर्शियस लायबिलिटी अराइजेस फ्रॉम ब्रीच ऑफ डैश ड्यूटी प्राइमरी फिक्स्ड बाय लॉ। टॉर्शियस लायबिलिटी इज सिविल ड्यूटी, सिविल मामले जो है उसी से टॉर्ट डील करता है, ठीक है। जो भी मामले सिविल टाइप में, सिविल मामले और क्रिमिनल मामले 2 टाइप्स के केसेस होते हैं और जो टॉर्ट्स है वो सिविल केसेस। So guys, coming to the next question, Article 24 provides that no child below the age of dash years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment। तो कौन सी एज के बिलो जो चिल्ड्रन हैं वो हम हजार्डस फैक्ट्रीज में, इन्वायरमेंट में हम उन्हें एम्प्लॉय नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा 14 ईयर्स। 14 ईयर्स जो इसका आंसर होगा। और अगर हम बात करें, ये हम फंडामेंटल राइट्स के भी अंदर है। ऑल सिटीजन्स राइट टू फ्रीली मूव। अगर आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़ा होगा तो आपको पता ही है, मूव सारे सिटीजन्स के पास ये राइट्स हैं कि वो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके पास कि वो
कंट्रीज के किसी भी कोने में मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर मूव होगा। When a criminal act is done by two or more persons in dash for common intention of all, each of such persons shall be liable for that act in the same manner as if it were done by him alone. इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये पूछा है कि अगर कोई पर्सन कोई क्राइम करता है और उसके साथ साथ इन फर्दरेंस मीन्स उसके आगे भी उसके साथ वही क्राइम करता है, तो सबकी लाइबिलिटी एक ही होगी, ठीक है। सारे लोग एक ही तरह से लाइबल होंगे। ऐसा नहीं कि तुमने कुछ कम किया है तुम ऐसा होगा। सारे, अगर डकैती कोई कर रहा है तो किसी ने मर्डर कर दिया या किसी ने बस खड़ा रह के वो देख रहा था, तो सबको बोला जाएगा कि दे वर इन्वॉल्व इन डकैती। आई बात समझ में? इन फर्दरेंस इसका आंसर होगा। Now, Article 21 states that no person shall be deprived for his life or personal liberty. Liberty will be the right answer. अगर आपने आर्टिकल को अच्छे से पढ़ा है, दो दो लाइन की आर्टिकल्स होती हैं फंडामेंटल राइट्स की। फंडामेंटल राइट्स की जो मेन आर्टिकल्स हैं उसे आप अच्छे से पढ़ लेंगे ना, तो ये सारे कर लेंगे, आपको याद हो जाएगा कि पर्सनल लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, आपके एग्जाम पे आ जाएगा। तो अगर आप इसे अच्छे से कर लेंगे तो ये सारे सवाल आप आसानी से कर लेंगे। मेक द करेक्ट मार्क द करेक्ट लीगल मैगजीन एज अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग। हमें करेक्ट लीगल मैगजीन अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग हमें बताना है। नाउ, नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहियर। इसका मतलब क्या होता है? ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम मीन्स किसी भी पर्सन को ये आजादी होनी चाहिए कि वो अपने पक्ष की बात बता सके। सारे पर्सन की राइट्स, चाहे वो एक्यूज्ड हो चाहे वो इनोसेंट हो, सबकी राइट है कि वो अपनी बात रखे। तो इसे हम थ्योरी ऑफ नेचुरल जस्टिस के भी अंदर बोलते हैं, ऑडी एल्ट्रम पार्टम पिल। इसका मतलब होता है नो वन मस्ट बी कंडेम्ड और अनहियर्ड, ठीक है। द थिंग्स मे रादर इफेक्ट देन बी डिस्ट्रॉयड, विच ऑफ द फॉलोइंग मैगजीन्स इज एक्सप्लेन्ड हियर। तो इसका मतलब होगा अर्ट, रेजिस, वैलिड, पोसिशियस, कॉम, पैरेट। नाउ, ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, गुड फेथ में कोई भी चीज किया गया हो तो उसे हम अप्रिमा फेसी बोलते हैं। एन एक्ट डन बाई मी अगेंस्ट माई विल इज नॉट माई एक्ट। जो मैंने किया वो मेरे विल के अगेंस्ट है तो वो मेरा एक्ट नहीं माना जाएगा। वो अगर कोई आपसे कुछ जबरदस्ती कराता है तो इसे हम बोलते हैं एक्ट एक्टस नॉन फेसिट रियम नीसी मेन सिट रिया। मीन्स एन एक्ट डन बाई मी विदाउट माई consent is not my act, ठीक है। Now, the fact and circumstances consisting of crime and concrete evidence of a crime such as corpse, dead body, इसे हम क्या बोलेंगे? corpus possession principle। पुलिस द पावर टू अरेस्ट अ पर्सन ड्राइविंग रैशली। पुलिस के पास पावर है कि वो कोई भी रैशली ड्राइविंग कर रहा हो तो उसे पकड़ सकती है। फैक्ट क्या है? मिस्टर तिवारी वॉज ड्राइविंग हिज कार रैशली आफ्टर ड्रिंकिंग एन अल्कोहल एंड पुलिस बुक्स हिम फॉर विलफुल निग्लेक्ट ड्राइविंग। इज द एक्ट ऑफ पुलिस लॉफुल? मिस्टर तिवारी ने ड्रंकन ड्राइविंग की तो क्या यहाँ पे लॉफुल है उनका मिस्टर तिवारी का पकड़ा जाना पुलिस के द्वारा? तो इसका आंसर क्या होगा? नो, बिकॉज मिस्टर तिवारी वॉज नॉट ड्राइविंग रैशली। ड्राइविंग रैशली कर रहा है, ड्रंकन ड्राइविंग है तो रैशली होगा ही। नो, दिस इज नॉट ए नेग्लिजेंस एक्ट। हाउ नॉट ए नेग्लिजेंस एक्ट? ही इज ड्राइविंग while drinking. Yes, because Mr. Tiwari was driving rashly. Yes, because the police has the power to arrest a person driving rashly. D will be the right answer. हमें ये भी बताना है ना कि पुलिस के पास पावर है कि अगर कोई भी पर्सन रैशली ड्राइव कर रहा है तो उसे पकड़ सकते हैं। Now, principle, whoever intentionally puts any person in a fear of an injury to that person or that any other and thereby dishonestly includes the person so put in fear or deliver to it any property or valuable security or anything signed to sealed which may be put into a valuable security commits extortion. कोई भी पर्सन ये काम करे तो उसे एक्सटॉर्शन कहते हैं।
फैक्ट क्या है? A threatened to publish a defamatory libel concerning B unless B gives 5 lakh. A includes B to give money. ठीक है, ए ने थ्रेट किया कि वो एक डिफेमेटरी स्टेटमेंट जो है वो पब्लिश कर देगा अगर वो 5 लाख रुपए नहीं देता है। तो इसका आंसर क्या होगा? एक तरीके से धमकी देके वो पैसा ही तो मांग रहा है, तो ये एक तरीके का एक्सटॉर्शन होगा। ए विल बी द गिल्टी ऑफ एक्सटॉर्शन। नाउ एक्सेप्टेंस ऑफ ए प्रपोजल मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। कॉन्ट्रैक्ट में अगर हम किसी को प्रपोजल भेज रहे हैं किसी चीज के लिए, तो हमें ये एब्सोल्यूट होना चाहिए, यहाँ पे कोई भी इफ एंड बट होना ही नहीं चाहिए, ये हमारा प्रिंसिपल कहता है। तो फैक्ट क्या है? ए मेड अ प्रपोजल टू सेल हिज मोटरसाइकिल, ठीक है, टू बी फॉर रुपीज 2500 में ये प्रपोजल दिया था। बी एग्रीड टू बाई इट फॉर 2400। प्रपोजल क्या था? 2500 का, और अग्री किस पे किया है? 2400 पे, 24,000 पे, सॉरी, 25,000 एंड 24,000। Now A sold his motorcycle to C for 26,000. The next day B sued A. अब बताइए क्या ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा? तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या है? B will get damages from A. क्यों डैमेज लेगा भाई? जब यहाँ पे जो एक्सेप्टेंस प्रपोजल है, प्रपोजल 25,000 में बेचने का, आप 24,000 में ले रहे थे, तो यहाँ पे प्रपोजल एक्सेप्ट ही नहीं हुआ ना, तो ये प्रॉपर एक्सेप्टेंस ही नहीं होगा, एब्सोल्यूट एंड क्वालिफाइड एग्रीमेंट हुआ ही नहीं एक्सेप्टेंस। बी विल गेट द डिफरेंस ऑफ रुपीज। क्यों? जब अग्रीमेंट ही नहीं हुआ तो ये डिफरेंस क्यों मिलेगा आपको? बी कैन प्रोसीड अगेंस्ट सी, नो, सो बी विल नॉट गेट एनी डैमेजेस फ्रॉम ए बिकॉज द एक्सेप्टेंस वाज नॉट एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड। यहाँ पे इफ एंड बट था, जहां पे इफ एंड बट ना रहे, जहां पे ये ना रहे कि नहीं इतने में चाहिए, ये करना है, ये करना है, वो वैसे हम, अगर इसने 25,000 में बोला था, 25,000 में वो ले लेता, तो ये जो है एक्सेप्टेंस है वो सही होता। Now, assertion is all minorities, whether based on religious or languages, shall have the right to establish and administer educational institution of their choice. This is right. Fundamental rights under Article 29 and 30 कि कोई भी minority institution बना सकती है अपनी institution. Institution established by the minorities are not entitled to governmental aid and government is not under any obligation to give in it. नो, हमारा आर्टिकल ये बोलता है 29 एंड 30 की कोई भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हो तो वहां पे गवर्नमेंट की सपोर्ट मिलेगी। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी ट्रू एंड असर्शन विल बी ट्रू एंड रीजन विल बी द फॉल्स। नाउ प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियस एटसेट्रा, आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ फंडामेंटल राइट्स क्लासिफाइड अंडर आर्टिकल 15। क्या है? आर्टिकल 15 जो है वो राइट टू इक्वालिटी के अंदर आता है। आप रिलीजन होके कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा कि रिलीजन की बात तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन में की गई है। आर्टिकल 14, फ्रॉम आर्टिकल 14 टू 18 फंडामेंटल राइट्स, राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, राइट टू इक्वालिटी के अंदर आता है ये, ठीक है। और यहाँ पे आर्टिकल 15 में ये बोला गया है ना कि वेदर एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, सेक्स, तो यहाँ पे रिलीजन वर्ड जो आया है इस रिलीजन की ये बात कर रहा है, तो इसलिए ये आर्टिकल जो है राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 15 में है, और राइट टू इक्वालिटी जो है वो 14 टू 18 के बीच में आता है। मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इलेक्टेड बाई, मेंबर ऑफ राज्यसभा जो है वो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू इन्हें इलेक्ट किया जाता है। सेबी इज, सेबी क्या है? सेबी इज एन स्टैट्यूटरी बॉडी। नाउ हु विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीम क्या इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए आपको प्रीएम्बल बात भी जानना जरूरी है। जस्टिस, मोरालिटी, सोशलिस्ट, सॉवरेन। सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, जस्टिस, मोरालिटी। मोरालिटी ये नहीं यूज हुआ है वर्ड, ठीक है, मोरालिटी यहाँ पे वो यूज नहीं हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी क्या नहीं? टू प्रोटेक्ट सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री, टू डिफेंड द कंट्री, टू प्रमोट इंडियन कल्चर, टू रिस्पेक्ट इंडियन एंड नेशनल एंथम। तो अगर आप ये पढ़ेंगे तो आपको पता होगा टू प्रमोट इंडियन कल्चर की ऐसी कोई बात नहीं बोली गई, ठीक है। टू प्रिजर्व आवर कल्चर, टू प्रिजर्व आवर इंस्टीट्यूशंस,
ये बात है, बट प्रमोट करने की बात नहीं की गई। नाउ which form of government has division of powers and independent judiciary as the important characteristics? यहाँ पे कौन सी गवर्नमेंट के फॉर्म में डिवीजन ऑफ पावर्स भी होती हैं और जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट ही होती है? तो इसका आंसर होगा फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो है वो गवर्नमेंट के पास डिवीजन ऑफ पावर्स होती है एट द स्टेट एंड सेंट्रल लेवल, एंड जुडिशरी भी जो है वो इंडिपेंडेंट होती है लाइक यूके। ठीक है, वहां पे डिवीजन ऑफ पावर नहीं है, बट लाइक इंडिया सॉरी अमेरिका, वहां पे स्टेट एंड यूनियन की पावर्स अलग अलग है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी है, बट वहां पे एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस है। वहां पे हाई कोर्ट की डिसीजन आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं चैलेंज कर सकते, बट इन इंडिया हाई कोर्ट के डिसीजन को आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। इसीलिए हम इंडिया को क्वाड्रिशियल क्वाजाई फेडरल कंट्री बोलते हैं, नॉट टोटली फेडरल, नॉट टोटली यूनिटरी। ठीक है, नाउ व्हाट इज सेडिशन? सेडिशन इज डिफेमिंग ए स्टेट। अगर आप स्टेट के खिलाफ कुछ ऐसे स्टेटमेंट देते हो जो कि एक तरीके से डिफेमेटरी हो, गलत हो, और जो स्टेट की सम्मान को घटाता हो, तो ऐसे वर्ड को हम सेडिशन बोलते हैं। नाउ द कंसेप्ट ऑफ इमरजेंसी प्रोविजन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम विच कंट्री? इमरजेंसी प्रोविजन वाज बोरोड फ्रॉम वीमर रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। वीमर रिपब्लिक ऑफ जर्मनी से हमने कंसेप्ट ऑफ इमरजेंसी प्रोविजंस लिया था। हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ फ्री इंडिया? फ्री इंडिया के फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे? तो जस्टिस तानिया was the first Chief Justice of Free India. Now, how many articles are there in Indian Constitution originally? Originally, there are 395 articles, and धीरे धीरे amendment होते गए और articles बढ़ते गए. Court of the court is the court which preserve all its record, maintain all its record, it competent to issue its, can punish for its contempt. इसे हम बोलते हैं कोर्ट ऑफ द रिकॉर्ड अंडर आर्टिकल 129। ये बोला गया है सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। मीन्स अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई गलती की तो वो गलती को सुधारेगी। ठीक है, इसीलिए कोई भी डिसीजन अगर सुप्रीम कोर्ट ने गलत दिया है तो सुप्रीम कोर्ट की जो लार्जर बेंच है उस दिन को ओवर रूल कर देती है। रिसेंटली आपने पीवी नरसिम्हा सिम्हा राव जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने आपने देखा होगा ओवर रूल किया बाई सीता सोरेन की जो जजमेंट आई थी उसके थ्रू। तो ये क्लासिक एग्जांपल है 129 सेक्शन का। नाउ a minor agreement is void. This proposition was made in which of the following case? तो अगर आप लॉ स्कूल में आएंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट केस कॉन्ट्रैक्ट में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष में आपको माइनर जो है उसकी जो एग्रीमेंट है वो वाइड होती है। इसके बारे में बताया है वाइड एब इनिशियो। ठीक है, नाउ जुडिशियल रिव्यू मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जुडिशियल रिव्यू? व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू? जुडिशियल रिव्यू जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इसका है रिव्यू ऑफ द ऑर्डर, गलत। रिव्यू बाय द हायर कोर्ट, नो। रिव्यू ऑफ द डिसीजन ऑफ मजिस्ट्रेट, नो। पावर ऑफ द कोर्ट टू डिटरमिन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव एक्शन। ठीक है, तो जो पावर होती है सुप्रीम कोर्ट की, जो पावर होती है अंडर आर्टिकल 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि कोई भी लेजिस्लेशन अगर जब पार्लियामेंट लाती है या कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जब आता है तो क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से अलाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो ये चीजें जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है चेक करती है, जिसे हम जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं। ठीक है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के कोई भी एक्ट अगर पार्लियामेंट ने पास किया वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को वो अफेक्ट कर रहा है या उसके खिलाफ जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट को ओवर रूल कर देगी कि नो इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो इसी प्रोसेस को हम आर्टिकल 13 में जुडिशियल रिव्यू बोला जाता है। व्हाट इज मूट कोर्ट? मूट कोर्ट इज अ वेरी वन ऑफ द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, को करिकुलर एक्टिविटी ऑफ लॉ स्टूडेंट्स, जिसमें एक मॉक कोर्ट होता है। आपको एक इशू मिलेगा, एक फैक्ट केस मिलेगा, केस में आपको इमेजिनरी केस होगा, उसमें आपको जिस तरह से एक रियल प्रोसीडिंग चलती है, एक पार्टी डिफेंडेंट एक पार्टी प्लेंटिफ, तो उस तरह से ये कंपटीशन होता है बेसिकली। बियॉन्ड विच डिस्टेंस
फ्रॉम द कोस्ट द सी नोन एज हाई सीज। तो दो 200 माइल्स के आगे की जो डिस्टेंस है, जो भी एरिया है, उसे हम हाई सीज बोलते हैं। हाई सीज मीन्स होता है जहां पे किसी का भी कंट्रोल ना हो, ठीक है। हाई सीज वो पोर्शन होते हैं सीज के, वो एरिया होते हैं सी के, जहां पे किसी भी कंट्री का कोई नहीं होता है, उस एरिया को हम हाई सीज बोलते हैं। जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज डिसाइडेड बाई प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है अंडर आर्टिकल 108 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ज्वाइंट सिटिंग कर सकता है। द टेम्पररी रिलीज ऑफ प्रिजनर इज कॉल्ड, टेम्पररी रिलीज को हम परोल बोलते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स कैन बी इशूड टू रिलीज द पर्सन फ्रॉम इलीगल डिटेंशन। इलीगल डिटेंशन में कोई भी पर्सन होता है तो उसके लिए जो रिट्स है वो हेवियस कॉर्पस की रिट्स है। सॉरी सॉरी सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, यस। तो जो रिट है उसे हम हेवियस कॉर्पस बोलते हैं। और एज यू नो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ रिट: माइंडमेंट्स, हेबियस कॉर्पस, सर्टियोरी, प्रोहिबिशन, क्वो वारंट, ठीक है। और तो ये 5 टाइप की रिट्स होती हैं अंडर आर्टिकल 32 एंड 220 ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट रिस्पेक्टिवली। नाउ फॉर्मली एक्यूजिंग फॉर अ क्राइम, फॉर्मली एक्यूज करना, तो उसे हम क्या बोलते हैं? चार्ज शीटिंग। चार्ज शीटिंग जो है इसे हम फॉर्मली एक्यूजिंग ऑफ क्राइम बोलते हैं। डेवलपमेंट ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट्स टेकन थ्रू। डेवलपमेंट ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट्स, टॉर्ट्स कैसे आया? टॉर्ट्स आने के सोर्सेस क्या थे? इनएक्टमेंट्स, जुडिशियल डिसीजन, कस्टम एंड प्रेसिडेंट्स, तीनों सोर्सेस। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। नाउ विच इज नॉट अ सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स? इनकम टैक्स इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स, स्टेट नहीं लेती है इनकम टैक्स। कस्टम्स ड्यूटी इज ऑल्सो, बॉर्डर पार करके कोई आया, कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का सामान आया तो वो जो है वो कस्टम ड्यूटी ही होता है। लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू जो है वो स्टेट का ही है, स्टेट लिस्ट में आता है। तो स्टेट लिस्ट में जो है वो लैंड रेवेन्यू आता है, तो ये इसका आंसर ये होगा। कॉर्पोरेशन टैक्स, व्हाट इज कॉर्पोरेशन टैक्स? अ लिवाइड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय स्टेट्स? नो। इज लिवाइड यूनियन एंड कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय स्टेट्स? नो। इज लिवाइड बाय यूनियन एंड शेयर्ड बाय यूनियन एंड स्टेट्स? तो इसे हम कोई भी टैक्स जो यूनियन के द्वारा लगाई जाती है बट वो शेयर होता है यूनियन एज वेल एज स्टेट में, तो उसे हम कॉर्पोरेशन टैक्स बोलते हैं। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ यूएन सेक्रेटरी जनरल इज 5 years, 5 years की टर्म होती है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ एक्सचेंज? का मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन है प्रोवाइड लिक्विडिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी एंड शेयर्स। ये जो है मेन फंक्शन होता है। नो वन कैन बी कन्विक्टेड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। इस प्रिंसिपल को, इस डॉक्ट्रिन को हम डबल जियोपार्डी बोलते हैं। डबल जियोपार्डी प्रिंसिपल जो आर्टिकल 20 क्लॉज 2 के अंदर इसकी बात की गई है। डबल जियोपार्डी, किसी आप एक पर्सन को सेम क्राइम के लिए सेम कोर्ट में 2 बार सजा नहीं दे सकते। नाउ क्राइम इज ए पब्लिक रॉन्ग, प्राइवेट रॉन्ग, प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक रॉन्ग, तो इसका आंसर होगा public wrong. Crime is a public wrong. If you are committing a crime, it will be against the whole public, not only to the individual. ठीक है, तो ये public wrong होता है। Which Indian city has got the world Guinness? उस टाइम की बात थी अयोध्या में सबसे ज्यादा दीप जलाए गए थे, तो ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था। How many projects have recently been approved by government under PM Kisan Sampada Yojana? दिस वॉज ऑल्सो करंट अफेयर क्वेश्चन, जिसमें मैंने ये क्वेश्चन इसलिए ऐड किया है कि आप समझ सको कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो जामिया पूछता है, किस टाइप के क्वेश्चन जो है किस करंट अफेयर्स आता है, तो किस सेक्शन से आता है, कौन से एरिया से आता है। तो दीज आर सच एरियाज जहां से करंट अफेयर्स पूछा जाता है। Which of the following constitutional amendment bill has been passed by Parliament of India to promote reservation to the इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन? ईडब्ल्यूएस की बात है। तो इंडियन 124th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो ईडब्ल्यूएस के लिए आया था। और अगर हम अभी की बात करें, द 103rd अमेंडमेंट, 103rd अमेंडमेंट जो है वो ईडब्ल्यूएस की बात करता है।
जो 2019 में आया था, जिसमें 10% रिजर्वेशन जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी दिया जाएगा। इकोनॉमिकली वीकर ऑफ सोसाइटी इज अ सब कैटेगरी ऑफ जनरल कैटेगरी। तो इसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी आई थी। नाउ द 19th वर्ल्ड प्रोडक्टिविटी कांग्रेस 2020 held under which theme? So this is not relevant, you know. This is a question of 2020 current affairs. So this is not relevant, but you can analyze or guess कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर्स के। Who became the first Indian to take 100 wickets one day international? काफी फेमस हुए थे मोहम्मद शामी जी। और करंट इस तरह से स्पोर्ट्स के भी क्वेश्चन पूछ लेता है। द डेडली कोरोना वायरस आउटब्रेक्स इन जनवरी 2020 started in which city? A very famous city for a very simple reason. Who has won 2019 मैन बुकर प्राइज? तो मैन बुकर प्राइज की क्वेश्चन आई थी, तो मैन बुकर प्राइज मैं आपको बता दूं, एक तो नॉर्मल बुकर प्राइज होता है और एक नॉर्मल और एक मैन बुकर प्राइज होता है, ठीक है। और मैन बुकर प्राइज इसे पहले मानते थे, अब इसे इंटरनेशनल बुकर प्राइज मानते हैं। तो कोई भी बुक जो ओरिजिनली इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी गई हो और वो पब्लिश कहाँ पे हुई हो, यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड में, ठीक है। कोई भी बुक जो इंग्लिश लैंग्वेज में हो और वो पब्लिश हो यूके और इंग्लैंड में, तो आयरलैंड में, तो उसे बुकर प्राइज मिलता है। और जो भी लैंग्वेज और जो कोई भी बुक जो ओरिजिनली इंग्लिश लैंग्वेज में ना हो, जैसे हिंदी लैंग्वेज में हो या किसी भी लैंग्वेज में हो इंग्लिश के अलावा, जो कि इंग्लिश में ट्रांसलेटेड हो, तो उन सारे बुक्स को मैन बुकर, फॉर्मली मैन बुकर बोलते थे, अब इंटरनेशनल बुकर प्राइज बोलते हैं, उसे इंटरनेशनल बुकर मिलता है। तो अगर हम बात करें 2024 की, तो ऑर्बिटल जो बुक है बाई समंथा हावे को बुकर प्राइज मिला हुआ है। और इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसे मिला है? कैरोस। दिस इज द नेम ऑफ बुक written by Jenny Epstein and translated by Michael Hoffman। तो इसको मिला है। तो बुकर प्राइज ऑर्बिटल को, इंटरनेशनल बुकर प्राइज कैरोस को। नाउ Jhulan Goswami associated is with sport. She is a very famous cricketer, recently retired. Niti Aayog has selected which union territory for the first pilot project? This is not important, but you can guess कि नीति आयोग से related questions आते हैं। Now, Spain and which country has been named to co-host of 2022 Women's Hockey World Cup? Women's Hockey World Cup की बात है, तो हॉकी वर्ल्ड कप के वेन्यूज हैं। क्रिकेट अभी रिसेंटली जो पाकिस्तान एंड यूएई में चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं आ जाते हैं। Which city has topped India's first ever ranking for states on justice delivery? This is महाराष्ट्र। जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन नहीं है अभी, क्योंकि ये पुराने हो गए हैं, बस इंटेंशन ये है कि आप समझ जाओ किस टाइप के क्वेश्चन हैं। Which country is to be the partner or country of India in BioAsia 2020 conference? Switzerland. Now, ISRO has set up second launch port in Tamil Nadu, SSLV. What SSLV stand for? SSLV का मतलब होता है Small Scale Launch Vehicle. On which date Communal Harmony Day CSD is celebrated in India? तो अगस्त 20 को हार्मनी मानते हैं। डेट्स को भी याद करने का तरीका है, आप उसे इमेजिन कर लो बस। हार्मनी 20, हार्मनी में खुशी होती है, खुशी में आदमी हंसता है, तो 20 इस तरह से फरी तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। द फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कश्मीर्स अनटोल्ड स्टोरी डिसक्लासिफाइड? इसकी आंसर होगा इकबाल चंद मल्होत्रा। Which language has recently been used for the first time in Rajya Sabha? Santhali language was recently has been used. And अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो 8th शेड्यूल में हमारे 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस दिए गए हुए हैं। एंड पार्ट
17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस से डील करता है। आर्टिकल 343 टू 351 में ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात की गई है। द 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेजेस दिए गए हुए हैं, असमीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, ये जो लैंग्वेजेस हैं। 14 जो लैंग्वेजेस हैं इनिशियली सबसे पहले एडेड हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन में, सिर्फ 14 थे ओरिजिनली, लेकिन सिंधी लैंग्वेज 1967 में ऐड हुआ, और उसके बाद 3 लैंग्वेजेस कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली 1992 में ऐड हुआ। फिर उसके बाद बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली वर एडेड इन 2004 एंड दस 22 लैंग्वेज अभी हमारे ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। Which state is going to work the Sushant Sankalp Varsh? Current affair था, not relevant. Which is the first Indian airport to get disabled aircraft recovery equipment there? The tableau of which city has won the best tableaux award? अब ये 2020 का पूछा था, बट हमें 20 का नहीं, हमें 2025 का जानना जरूरी है। तो इस साल बेस्ट टैब्लू अवार्ड जो है वो उत्तर प्रदेश को मिला है। अगर आप टैब्लू नहीं जानते हो तो रिपब्लिक डे के दिन सारे स्टेट्स जो परेड होती है, सारे स्टेट्स की झांकियां आती हैं और सारे स्टेट अपने स्टेट की जो इंपॉर्टेंस है वो इन टैब्लूज के थ्रू बताते हैं। तो इस साल उत्तर प्रदेश को महाकुंभ की जो ये डिपिक्शन थी कि जो प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा है तो उसे डिपिक्ट करके ये बनाया गया था, तो इसे जो है बेस्ट टैब्लू अवार्ड मिला। एंड सेकंड प्लेस त्रिपुरा इटर्नल रेफरेंस वर्शिश ऑफ 14 डेटीज से मिला। थर्ड प्लेस जो है वो आंध्र प्रदेश को मिला। तो मोस्टली उत्तर प्रदेश इज इंपॉर्टेंट, और किस लिए मिला, तो कुंभ की जो डिपिक्शन थी इसलिए इसे दिया गया। द सेकेंड बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज। बिम्स्टेक की बात आई है तो बिम्स्टेक इज ए रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 7 मेंबर हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड। बना कब था, 1997 में। किस लिए बना था, promoting multifaceted technical and economical cooperation to the Bay of Bengal region countries। ठीक है, नाउ ये सारी जो 7 मेंबर कंट्रीज हैं। The first bird migration of country with support of state government is to build in which state? तो इसका आंसर होगा बिहार। Now, who is the chairperson of recently reconstituted National Platform for Disaster Risk Reduction? तो इसका आंसर होगा यूनियन होम मिनिस्टर। Now, who has been appointed as the new Chief Information Commissioner of India? Chief Information Commission of India currently जो है वो है IAS हीरालाल समारिया। Now, 10 questions always asked about reasoning and maths, तो इसलिए 10 questions is very important। तो यहाँ पे ये सिंप्लीफिकेशन है, तो सिंप्लीफिकेशन में आपको एक बोर्ड मास, ये चीज आपको बोर्ड मास हमेशा याद होनी चाहिए। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्ट। तो अब इसे हम करते हैं, अगर 2 + 2 - 2 × 2 + 2 ये करना है। तो इसमें अगर हम इससे देखें, हमें मल्टीप्लाई पहले करना है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 2 + 2 - 2 × 2 कितना होगा, 4 + 2। उसके बाद क्या है, एडिशन है, फिर सब्सट्रैक्शन है, तो हम एडिशन करेंगे। 2 × 4 = 8, सॉरी 2 × 4 = 6, 6 - 4, देन आंसर विल बी 2। 2 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नाउ अब ये सिंप्लीफिकेशन है, ये भी बस डेसिमल्स लगे हुए हैं। तो एज यू नो मल्टीप्लीकेशन पहले होता है, फिर उसके बाद डिवीजन होता है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 19.99 × 9.9 ये है, ठीक है, ये हमें करना है। तो 9 × 9 = 81, 8, 9 × 9 = 81, 8, 89 का 9, 8, 9 × 81 + 8, 89 का 9, 8, 9 × 1 = 9 and 8 17 ये हुआ। फिर सेम यही भी होगा, ये भी होगा 179
9 1। अब इसे ऐड कर लेते हैं, 1 0 9 9 18 और 19। ठीक है, 9 9 9 19 9 9 18 एक 19 1 9 एंड 7 16 प्लस 17 1 7 8 9 1। अब हमें डेसिमल कहाँ पे लगाना था? डेसिमल कहाँ लगेगा? 1 2 और 3 1 3 197.901 यहाँ पे डेसिमल लगेगा। फिर हमें क्या करना है? ऐड करना है 197.901 एडिंग 9.99 1 9 998 डेसिमल 1 7 एंड 9 कितना होगा? 16 प्लस 7 0 2 मीन्स 207.891। तो इसका आंसर ये होगा। नाउ व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीक्वेंस? 1 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 13 है, 22 है और 33 है। अब देखते हैं इसमें हम क्या है। 1 है फिर 6 है, 6 के बाद 6 2 जा 12, 12 प्लस 1, ठीक है, 6 2 जा 12 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है, 3 13 2 जा 13 में कितना ऐड हुआ? 13 में ऐड कितना हुआ है? 6 में देखो, 1 में ऐड हुआ 5, 6 हुआ। अब 6 में ऐड हुआ कितना? 6 प्लस 6 12, 13 प्लस 6 एक मिनट, वन 6 13 22 33। तो ये है हमारा 1 है, फिर उसके बाद 6 6 6 1 6 12 आना चाहिए, लेकिन 13 है, 13 फिर उसके बाद 33 है। तो इसका आंसर जो होगा वो आपका दिस विल बी द राइट आंसर 46। Find the largest number of 4 digits exactly divisible by 12, 15 and 18 and 27। हमें लार्जेस्ट नंबर निकालना है, तो इसके लिए हमें एलसीएम निकालना होगा। 12, 15, 18 एंड 27 का एलसीएम हमें निकालना होगा। निकालते हैं, 3 से कर, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27। 2 से 2 2 जा 4, 2 5 जा 5 नहीं जाएगा, 2 3 जा 6, 9 नहीं जाएगा, 2 से 2 1 जा 2, 5 नहीं जाएगा, 3 नहीं जाएगा, 9 नहीं जाएगा। फिर हम करते हैं 3 से 1 5, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। फिर 3 से करते हैं 1 5 1, 3 1 जा 3। फिर 5 से करते हैं 1 5 1 जा 5 1 1। तो ये हमारा आ गया, मीन्स 3 इंटू 2 6, 6 2 3 जा 6, 5 3 जा 15, मीन्स 6 6 जा 36,
इंटू 15 कितना आएगा? 6 5 जा 30, 3 5 3 जा 15, 18, 6 1 जा 6, 3 1 जा 3, सॉरी 3 1 1 6 जा 6, 1 3 जा 3, 0 8 6 4 3 2 5, 540 इसका एलसीएम आएगा। तो हमें पूछा क्या है? फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई इतना। तो लार्जेस्ट नंबर क्या होता है 4 डिजिट का? वो होता है आपका 9999, दिस इज द लार्जेस्ट नंबर। तो हम 540 से डिवाइड कर देंगे, 540 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5 1 जा 540, 9 से 9 गया कुछ नहीं, 9 से 4 गया 5, 9 से 4 गया 459, ठीक है। 9 9 है तो कितना जाएगा ये? हाउ मच? तो इसका होगा 8 से जाएगा ये, 8 से अगर जाएगा तो 4320, तो कितना आएगा? 9 2 9 माइनस 2 7, 5 माइनस 3 2, मीन्स 279 इसका जो है वो रिमाइंडर आ रहा है। रिमाइंडर इज 279। तो हम 999 में से 279 माइनस कर देंगे। 9 में से 9 गया 0, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 2 गया 7 और 9 ये आ गया। तो 9720 will be right answer. Now, how many feet there are in 5 meters if 1 meter is 3281? सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। पूछा है कि अगर 5 मीटर्स में कितने फीट होंगे अगर 1 मीटर 328, मतलब 3.281 से 5 को डिवाइड कर देंगे, सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 1 जा 5, 8 5 जा 40 और 5 2 जा 10, 4 5 3 जा 15 प्लस 4 19, सॉरी 5 3 जा 15 और 1 16, 16.405 will be right answer. What is the average arithmetic mean of numbers? As you know, average क्या होता है? Sum of all numbers upon the number of numbers. कितने नंबर हैं तो उसे हम बोलते हैं। तो कितने नंबर्स हैं? 2 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 10 प्लस 12 बाई कितने नंबर्स हैं? नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर, ठीक है। 8 13 23 23 33 34 35 36, 36 upon 6, 6 6 36, तो 36 will be the right answer. Okay, 9 भी है यहाँ पे, 6 will be right answer. Now, an amount doubles itself in 5 years with simple interest. What is the rate of interest per annum? कोई अमाउंट है वो डबल हो रहा है पर ईयर, तो रेट कितना होगा उसका? तो यहाँ पे हमें टाइम दिया हुआ है 5 ईयर, टाइम इज 5 ईयर और ये क्या कह रहा है? डबल हो रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है ये, तो डबल हो रहा है मतलब 2p इज इक्वल टू p प्लस p इंटू r इंटू t इंटू बाई 100, ये होगा। क्योंकि डबल हो रहा है 5 ईयर में तो ये होगा डबल p। p अगर इधर जाएगा तो p बचेगा, क्या हो गया? p इंटू r इंटू t बाई 100। अब हमें ये निकालना है, टाइम हमें पता हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है? 5 ईयर। तो हम रखते हैं p अगर इधर आएगा p बाई p 1, r कितना है? r हमें पता लगाना है, टाइम कितना है? 5 ईयर बाई 100, 5 1 जा 5, 5 20 जा
100 सॉरी 20, ठीक है 20, तो 1/1 इज इक्वल टू R/20, मीन्स R इज इक्वल टू 20। तो 20 जो है रेट से अगर करेगा तो ये इसका आंसर होगा। द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन स्कूल इज 3:2। 20% 3:2 जो है रेशियो है। 20% ऑफ बॉयज एंड 25% ऑफ गर्ल्स आर स्कॉलरशिप होल्डर्स। द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु आर स्कॉलरशिप होल्डर्स आर, तो 3:2 में है। तो मान लो कि बॉयज जो है वो 300x है मान लो, और गर्ल्स जो है वो 2 है, तो कितना होगा 200x, इतनी होंगे स्कॉलरशिप होल्डर्स। तो हमें क्या पता लगाना है कि कितनी गर्ल्स जो है वो स्कॉलरशिप, कितने स्टूडेंट्स जो है वो स्कॉलरशिप होल्डर हैं। अब नंबर ऑफ स्कॉलरशिप होल्डर बॉयज कितने, तो बॉयज का कितना होगा 300x इंटू 20/100, तो 60 होंगे जो बॉयज होंगे स्कॉलरशिप होल्डर्स, और गर्ल्स कितनी होंगी 200x इंटू, इनकी परसेंटेज कितनी थी 25/100, तो 5 4 25 4 4 1 4 4 5 40 50x, और 50x जो गर्ल्स ये जो है स्कॉलरशिप होल्डर्स हैं, ठीक है। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, अगर हम देखें 300 + 200, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 500x। अब हमें क्या पता लगाना है कितने स्टूडेंट्स के पास स्कॉलरशिप, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर स्कॉलरशिप होल्डर्स, तो 500 x है, तो स्कॉलरशिप होल्डर 60 + 50 कितना होगा 11x आर स्कॉलरशिप होल्डर्स, 11x और टोटल 500x है, तो 110x आर स्कॉलरशिप होल्डर्स अपॉन टोटल स्टूडेंट्स इंटू 100 0 0 0 0 5 1 5 5 2 10 5 2 10 22 means 22% 22 percentage of students are scholarship holders. Now coming to the last question अब हम आ गए हैं इस पे। तो इसमें क्या हुआ है, द कैप्टन ऑफ ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 मेंबर्स इज 26 ईयर ओल्ड एंड विकेट कीपर इज 3 years। कैप्टन कितना है 26 ईयर ओल्ड, विकेट कीपर कितना है 3 year older than the captain, means 3 + 26 is equal to 29। ये एज है कैप्टन की और विकेट कीपर की। इफ द एज ऑफ दीज टू आर एक्सक्लूडेड, द एवरेज ऑफ रिमेनिंग प्लेयर्स इज 1 year लेस देन द एवरेज ऑफ होल टीम। मीन्स एवरेज अगर दोनों को एक्सक्लूड कर रहे हैं, कैप्टन को और विकेट कीपर की एज को हम एक्सक्लूड कर दें, तो क्या आ जाता है एवरेज एज ऑफ टीम आ जाता है, एवरेज एज ऑफ टीम आता है जिसमें 1 साल कम है। ये हमारा इक्वेशन है। तो क्या हमें पता लगाना है व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ टीम, एवरेज एज ऑफ टीम क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम पहले देख लेते हैं कि लेट एवरेज एज ऑफ टीम इज, लेट एवरेज एज जो है वो है तुम्हारा x, जो एवरेज एज है मान लो x ईयर्स है। अब सम ऑफ ऑल प्लेयर्स कितना हो जाएगा, हमें पता है कि 11 है, तो 11 इंटू एक्स हो जाएगा। सम ऑफ ऑल प्लेयर्स इज 11x, ठीक है 11x हो जाएगा।
टोटल एज ऑफ ऑल प्लेयर एक्सक्लूडिंग कैप्टन एंड विकेट कीपर कितना होगा? कैप्टन एंड विकेट कीपर को हटा दे तो कितना होगा? 11x माइनस 26 प्लस 20 कितना होगा? 9 and 6 5 2 to 4 and 5 55 मीन्स 11x माइनस 55 जो है वो एवरेज एज जो है एक्सक्लूडिंग कैप्टन वर्सेस कैप्टन एंड विकेट कीपर। अब क्या हमें करना है? इसका एवरेज एज क्या होगा? अगर हम एवरेज करें, क्योंकि 9 हो गया ना, अब इसमें 2 इंक्लूडेड है, तो अगर हम इसका एवरेज निकालेंगे तो अपॉन 9 हो जाएगा। 11x अपॉन माइनस 55 अपॉन 9 इज इक्वल टू एवरेज। अब ये हमें क्या मिल गया? ये जो है ये है एवरेज एज माइनस एवरेज एज जिसमें कैप्टन और विकेट कीपर का एज नहीं मेंशन है, तो ये आपका। और ये किसके इक्वल था? वो एवरेज एज ऑफ टीम। एवरेज ऑफ टीम हमने माना था x माइनस 1, ये इसके इक्वल है। तो हम अभी ये सिंप्लीफिकेशन है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, if अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, 9 अगर उधर जाएगा, 11x माइनस 55, 9 उधर गया, 9x माइनस 9 हो गया, ये हुआ। अब क्या है? 11x इधर है, 9x को इधर भेजो। 11x माइनस 9x इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस 55, ये हो जाएगा माइनस 55 उधर जाएगा तो 11x माइनस 2x, ये कितना होगा? 55 माइनस 9, 55 माइनस 9 मीन्स 46, तो x कितना आएगा? 46 अपॉन 2 इज इक्वल टू 23, मीन्स 23 इज द एवरेज एज ऑफ टीम। एवरेज एज ऑफ टीम इज 23 है, तो ये आपका आंसर होगा। आई होप ये वीडियो आपको सही लगी होगी, और ऐसे ही आप पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। थैंक यू सो मच।